हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का पाठ है हमारा पाठ 8, भारतवर्ष की भव्यता। भारतवर्ष की भव्यता मतलब हम इसमें काफ़ी कंटेंट ऐसे हैं जो हम इसके बारे में सीखेंगे, जैसे कि प्राचीन भारत खेती, प्राचीन भारत ग्रामीण जीवन और अन्य कंटेंट है जिसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम पिछले चैप्टर के बारे में बात कर लेते, जैसे कि हमारा हर बार का होता है, तो हम बात करते हैं पाठ 7 की। पाठ 7 जो कि था हमारा गुप्त युग और अन्य अन्य शासक। गुप्त युग में हमने सीखा था जो चंद्रगुप्त वन थे, चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, और समुद्रगुप्त थे। ऐसे काफ़ी शासक थे जिनके बारे में हमने डिटेल्स में जानकारी प्राप्त की थी। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 8 जो कि है भारतवर्ष की भव्यता। भारतवर्ष की भव्यता में हम सीखने वाले हैं कि प्राचीन भारत खेती और प्राचीन भारत ग्रामीण जीवन। पहले हम इन दो कंटेंटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ये होते क्या हैं, इनके बारे में क्या क्या अंदर दिया गया है वो हम इनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो हम पाठ का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट 8 भारतवर्ष की भव्यता, जो कि है पाषाण काल से लेकर लगभग 8वीं सदी तक के प्राचीन भारत के इतिहास का हमने अध्ययन किया। विभिन्न काल की संस्कृति शासकों के बारे में हमें जानकारी मिली। भारत एक प्रायद्वीप जितना बड़ा राष्ट्र है। प्राचीन काल से अनेक जाति प्रजाति समूह इस देश की समृद्धि से आकर्षित होकर इस देश में आते रहे हैं। इस कारण से भारत की संस्कृति में विविधता का संगम है। जवाहरलाल नेहरू, जिसे विविधता में एकता कहते हैं, इस देश की महान कला और स्थापत्य तथा समाज जीवन की हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे प्राचीन भारत की प्रजा की गौरवशाली विरासत की जानकारी मिलती है। जैसे कि पाषाण काल की बात की, पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग। काफ़ी टाइम काफ़ी टाइम पहले की बात, जैसे इसमें बताया है कि 8वीं सदी की बात है, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर हुआ करते थे। कहें तो पहाड़ी इलाका पूरी तरह से हुआ करता था, जहाँ पे से आपको पत्थर ही दिखते थे। तो उसी टाइम की बात की गई है कि यहाँ पे उस टाइम में क्या होता था, जाति प्रजाति और समूह इस देश के समृद्धि आकर्षित होकर इस देश में आते रहते थे, जैसे कि अभी भी हो रहा है। क्योंकि इंडिया भारत को देखने के लिए विदेश से बहुत लोग आते हैं, जो कि हमारी भारत की संस्कृति बहुत प्रख्यात है इस वजह से। अब बात करते हैं प्राचीन भारत, जो कि हमारी खेती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें है क्या, तो हमारे जीवन में अधिकांश उपयोग में आने वाली वस्तु खेत या खेत उत्पाद से मिलती है, जो कि हम जानते हैं, जैसे सब्जी वगैरह हुआ वो। और कृषि का प्रारंभ जीवन भारत में हुआ था। उस समय में खेती के लिए अनेक औजार और सिंचाई की व्यवस्था थी। प्राचीन समय में गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मटर इत्यादि की खेती की जाती है। औजार हमारे क्या है, हड़प्पा संस्कृति में कृषि साधनों का हल का अवशेष नहीं मिला है, लेकिन हल के आकार का खिलौना मिला है। इससे यह ज्ञात होता है कि खेती में हल का प्रयोग किया जाता था। मतलब तब इन्होंने जो हड़प्पा संस्कृति है उन्होंने खोजबीन की, तो उनको क्या मिला, एक खिलौना जैसा मिला, जो कि किसके आकार का था, हल के आकार का था। तो उससे इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि औजार के रूप में खेती में हल का यूज़ जरूर किया जाता है, तभी तो हमको खिलौना टाइप में मिला है। अब बात करते हैं, लगभग 2500 वर्ष पहले की से खेती के लिए लोहे के साधन का उपयोग बढ़ा था। इससे जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, हल के फाल का समावेश होता है। इसके उपरांत में लोग हंसिया कुल्हाड़ी से भी अवगत थे। जानते हैं कुल्हाड़ी हंसिया वगैरह सब लोग जानते हैं। हंसिया का भी कहें तो थोड़ा हल से अलग होता है, बट वो भी काम में आता है खेती करने के लिए। अब बात करते हैं सिंचाई की। समृद्ध गांवों के बिना राजा और राज्य टिक नहीं सकते हैं थे। जिस तरह खेती तथा उसके विकास हेतु नए साधन तथा बीज महत्वपूर्ण थे, उसी तरह सिंचाई व्यवस्था भी उपयोगी थी। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुआं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए जाते थे। तो इसमें क्या होता था, पहले से खेती की जाती है, जो कि आप लोग जानते हैं कि अभी के टाइम में क्या है कि अभी तो जलाशय मतलब पानी निकालने के लिए जगह बना देते थे, और पहले के टाइम में कुआं था और नहर थी, ऐसी काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक है, प्राचीन भारत ग्रामीण जीवन मतलब गांव का जीवन किस प्रकार का है प्राचीन भारत का, वो हम जानेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ग्रामीण जीवन इस प्रकार का था। भारत के उत्तर भाग के गांव के प्रमुख को ग्राम भोजक कहते थे।
सामान्य रूप से एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते थे। ये पद वंश परंपरागत वाला था। ग्राम भोजक सबसे अधिक जमीन वाला होता था। ये जमीन मालिक मजदूरों से खेती करवाते थे। राजा भी कर के संग्रह के लिए उन्हें रखते थे। वे नियम कानून का पालन करवाते थे। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के लोग रहते हैं: बड़े जमींदार, छोटे कृषक और कृषि विहीन मजदूर, जिसको हम दास कहते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हो ग्रामीण जीवन में क्या होता था, ये लोग खेती करते थे तो खेती के रूप में इनसे क्या कर वसूला जाता था, वही ये लोग कहना चाहते थे। और गांव के प्रमुख, जिसको ग्राम भोजक भी कहते हैं। अब जानते हैं शहरी जीवन के बारे में। शहरी जीवन क्या है? अधिकांशतः शहर 2500 वर्ष पहले महाजनपदों की राजधानी थे। ये शहर किलेबंद थे। कई शहरों में वलय कूप पाए जाते थे, जिसे कुआं कहते थे। ये वलय कूप शौचालय, नाली और अथवा कचरा पेटी के उपयोग में आते थे। ग्रामीण और नगर के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, दूध, दही, घी, फल फूल तथा मांस मछली का उपयोग करते थे। शहरी जीवन जो कि 2500 वर्ष पहले की महान जनपदों की बात करेगा तो ये राजधानी थी और बड़े बड़े शहर थे और बड़े बड़े किले थे, जिसमें अभी क्या है, पहले वलय कूप पाए जाते थे, अब इनको क्या कर दिया, शौचालय, नाली और कचरा पेटी का रूप दे दिया गया है। और अभी की बात करें तो अभी की ग्रामीण में नगर के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, दूध, दही, फल फ्रूट और मांस मछली का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पुरुष और महिला सामान्य रूप से 2 कपड़े पहनती हैं। शरीर के निचले भाग का वस्त्र नीवी और ऊपर के भाग को वस्त्र को वास कहा जाता है। कभी कभी ऊपर के वस्त्र पर दुपट्टा जैसे अधिवेश लपेटते थे, ऐसा बताते हैं। प्राचीन भारत की कला। इतिहासकारों ने कला को 2 भागों में बांटा है। पहला ललित कला, दूसरा निर्देशन कला। ललित कला चित्र, साहित्य, स्थापत्य, संगीत, मिट्टी कला वगैरह आती है, जबकि निर्देशन कला में नृत्य और नाटक आता है। इस विषय में हम बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों ने ललित कला के बारे में जाना, क्या होता है। ललित कला में चित्र आता है, साहित्य आता है, स्थापत्य आता है, संगीत, मिट्टी कला वगैरह आती है। और जो कि निर्देशन कला है उसमें हमारा क्या आ जाता है, नृत्य और नाटक, मतलब कार्यक्रम और नृत्य। ठीक। अब हम बात करते हैं भारतीय साहित्य की विरासत। भारत साहित्य धार्मिक, धर्मेतर और विदेशी पर्यटकों का वर्णन ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेतर साहित्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो पहले हम धार्मिक साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का सबसे प्राचीन साहित्य वेद माना जाता है। उनके 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक की रचना की गई थी, जिसमें शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके सिवाय रामायण और महाभारत प्राचीन महाकाव्य हैं, जो भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म के त्रिवेणी संगम हैं। वेद व्यास रचित महाभारत प्रारंभ में जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। अगर हम कहें महाभारत और किस नाम से जाना जाता है तो हम कहेंगे जय संहिता, जो विकसित होकर 1 लाख श्लोकों का महाभारत हो गया था। इसमें कितने श्लोक थे? 1 लाख। ठीक है। उसी तरह वाल्मीकि रचित रामायण में भगवान श्री राम की कथा के साथ आदर्श सामाजिक जीवन और नैतिक बल का चित्रण किया गया था। 108 जितने उपनिषद भारतीय दर्शन के महामूल ग्रंथ थे। कंठ, कैन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ईशावास्यम और छंदोग्य उपनिषद भारत के तत्व दर्शन के महान ग्रंथ हैं। पुराणों की संख्या सिर्फ 18 है, जिसमें विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और वायु पुराण और मत्स्य पुराण तथा भागवत विशिष्ट ग्रंथ के रूप में माना जाता है। देखो मेन हमारे कौन से पुराण हैं, जिसमें विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण और भागवत विशिष्ट रूप से ग्रंथ के रूप में माना जाता है। बौद्ध और जैन धर्म के महान ग्रंथों में से सामाजिक जीवन और धर्म की सूचना मिलती है। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों को हम त्रिपिटक कहते हैं, जो कि हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसमें सूत्र और सूत्रक, जिसको पिटक और विनय पिटक और अधिम पिटक का समावेश किया जाता है। इसके अलावा जातक कथाएं, दीदी निकाय और अगुंत्र निकाय और मजी निकाय महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। नागसेन का मिलिंद पानव प्रश्न और
आर्यमंजूषी श्री मूलकल्प महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। तिब्बती भाषा में बौद्ध ग्रंथ की कझार और तंझार दो प्रसिद्ध संहिता है। जातक कथाएं, दिदिक निकाय और मजीह निकाय ये बौद्ध ग्रंथ हैं। इसके बाद बृहद कथा, हरिवंश पुराण, वासुदेवहिड़ी और सिद्ध हेम शब्दानुशासन और दुर्शय और कीर्ति कौमुदी मुख्य हैं। जैन ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहा जाता है। जैन ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है? 12। जैन धर्मों की प्राचीन साहित्य 14 पर्व और 12 अंग में बांटा है। मुख्य ग्रंथों में आगमों, आचार अंग और 42 दशा 42 सूत्र महत्वपूर्ण हैं, ऐसा बताया जाता है। और हमारे में कितने हैं? पुराणों की संख्या 18 है और वही बौद्ध धर्म मतलब जैन धर्म की बात करें तो उसमें ग्रंथों की संख्या 12 है। ठीक है, अब बात करते हैं धर्मेतर साहित्य की। धर्मेतर साहित्य में क्या है वो हम अब जानेंगे। जिसकी विषय वस्तु धर्म से अलग है, ऐसे साहित्यिक ग्रंथों को धर्मेतर साहित्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें काव्य, नाटक, प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ और स्मृतियों को लिया जाता है। ये स्मृतियाँ भारत की कानूनी की व्यवस्था पुस्तकें हैं, जिसमें इस मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति को माना जाता है। कौटिल्य का अर्थ विस्तार भी नियम का ग्रंथ माना जाता है। धर्मेतर साहित्य क्या होता है? मतलब जिसमें ऐसे साहित्य ग्रंथ जिसमें धर्म से अलग हो, मतलब धर्म का उसमें उच्चारण ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? धर्मेतर साहित्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है? काव्य, नाटक, प्रसिद्धि और व्याकरण ग्रंथ और स्मृतियों को लिया जाता है। अब बात करते हैं आगे। प्राचीन भारत में अधिक संख्या में नाटक काव्यों की रचना हुई थी, जिसमें महाकवि भास, कालिदास, शूद्रक, भारवी जैसे महान साहित्यकार थे। ऐसे महत्वपूर्ण महान काव्यों और नाटकों के अभिज्ञानम शकुंतलम, रघुवंशम, किरातोज्जुनियम और स्वप्नवास दत्तम और मृच्छकटिकम का समावेश किया गया है। दक्षिण भारत का एक विशेष साहित्य जिसे संगम साहित्य कहा जाता है, उसकी रचना ईसवी सन की प्रथम 3 सदियों में की जाती है। मदुरई में 3 संगम सभा जिसमें 1600 जितने महाकवियों ने वीर काव्यों की रचना की है। इस साहित्य में शिल्प, पदीकारम और मणिमेखलाई अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत भाषा में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ पढ़नी का अष्टाध्याय है, जो ईस्वी सन पूर्व 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। अशोक के शिलालेख से भी प्राचीन भारत के इतिहास, मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था और बौद्ध धर्म के नैतिक नियमों के विषय में जानकारी मिलती है। हम किसके संस्कृत भाषा में सर्वश्रेष्ठ जो व्याकरण है उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। ठीक है, जो कि ईस्वी सन 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। गुप्त काल में प्रशासित काव्य और ग्रंथों का विकास हुआ था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ति के लेखक हरिश्चंद्र थे। उदयगिरि की चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्धि के लेखक वीरसेन साबा थे। बाण ने हर्षचरितम में हर्ष की प्रशंसा की है। मतलब हर्षचरितम नामक एक ग्रंथ है जिसमें कि इसमें हर्ष की प्रशंसा की गई है। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों का वर्णन, जो कि विदेशी यात्री आप जानते हैं इंडिया में जो देखने के लिए आते हैं, हमारे जो पुराने महल हैं, पुराने कहें तो अभिलेख हैं, वो देखने के लिए आते हैं, उनके हम विदेशी यात्री कह सकते हैं। भारत में सदियों से अनेक विदेशी यात्री आते रहे हैं, जिन्होंने स्वयं भारत के बारे में वर्णन किया है। उनकी यात्रा टिप्पणी में भारतीय संस्कृति और लोक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे यात्रियों में चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंडिका नाम का महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जो कि हम पिछले चैप्टर में भी जान चुके हैं, जिसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार ग्रीक नाविक टालमी द्वारा भूगोल के बारे में लिखे गए ग्रंथों में भारत के बंदरगाहों की जानकारी होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए चीनी यात्री फायान और सम्राट हर्ष के काल में आए चीनी हवेशंग उस समय के भारतीय सामाजिक जीवन, शासक और संस्कृति का चित्रण किया है, जो कि हम पिछले चैप्टर में ये चीज़ सारी जान चुके हैं।
व्यापारी और नए मार्ग। प्राचीन समय में भारत अन्य वस्तुओं तथा विदेश के साथ वाणिज्य और व्यापार में प्रसिद्ध था। व्यापार कारण भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था। देश विदेश के साथ व्यापार स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग से होता था। लोथल हड़प्पा कालीन संस्कृति का बड़ा बंदरगाह था, जो कि हम जानते हैं कि अभी भी बंदरगाह के थ्रू ही आयात निर्यात होता है सामान और वगैरह चीज़ों का। लोथल में बंदरगाह की गोदी, डॉक यार्ड, नाव के लंगर और बखार के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो समुद्री व्यापार की जानकारी देते हैं। लोथल के लोग मिट्टी के विविध आकार के बर्तन तथा गहने बनाते हैं। सेल खड़ी, सीप और हाथी दांत में से निर्मित मड़कों का व्यापार करते हैं। भारत के मिर्च मसालों और मूल्यवान पत्थरों की विशेष मांग रहती है। भारत के स्थल मार्ग से मध्य एशिया से होकर यूरोप तक सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और मसाले का निर्यात होता है। खंबात, भरूच, सोपारा, ताम्रलिप्ति जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों से माध्यम से संसार के पूर्व और पश्चिम भाग में सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मसाला, तेज पत्ता, इमरती लकड़ी का निर्यात किया जाता है। मतलब मिर्च मसालों का निर्यात और आयात किया जाता है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम भाग में। जबकि सोना और चांदी और अन्य पदार्थों का आयात किया जाता है। चीन से व्यापार करने के लिए कई लोग आंतरिक क्षेत्रों में पैदल या घोड़े के ऊपर जाते थे। वे साथ में रेशम के कपड़े ले आते थे। वे जिस मार्ग से व्यापार करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड कहा जाता था। मुख्य रूप से चीन, भारत, ईरान, अरब, ग्रीक, रोम के व्यापारी इस मार्ग से जुड़े थे। दक्षिण भारत के बंदरगाह से काली मिर्च और तेज पत्ते का निर्यात किया जाता था, जो कि सब्जी में डालने वाले तेज पत्ते आप लोग जानते ही होंगे, काली मिर्च भी जानते होंगे, जिसका निर्यात क्या होता था? दक्षिण भारत से किया जाता था। अब बात करते हैं प्राचीन भारत की चित्रकला का। चित्र मनुष्य के मनोभाव को प्रकट करने वाली विशेष माध्यम है। साथ ही साथ वह उस समय की वास्तविक परिस्थिति का भी चित्रण करता है। भारत में सबसे प्राचीन चित्र पाषाण युग में मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक जगह से पाषाण युग के समय की आदि मानव जनजातियों द्वारा बनाए गए 500 से अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं या मिले हैं। ये आज भी उतने ही जीवंत हैं, मतलब उतने ही आज भी जीवित दिखते हैं। इसके अलावा अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाओं तथा अमरावती में भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े चित्र काफ़ी संख्या में मिले हैं। अजंता एलोरा के चित्र विश्वविख्यात हैं, जिसमें बुद्ध की जातक कहानियों और बुद्ध की साधनाओं को चित्र में व्यक्त किया गया है। पद्मपणि का विश्वविख्यात चित्र भारतीय संस्कृति का गहना है। तो एलोरा का शिव मंदिर एक ही पत्थर में खोदकर बनाया गया। कहने का मतलब क्या है? एक ही पत्थर को निकाल कर उसमें शिव मंदिर को निर्माण किया गया था। ठीक है, ये था हमारा प्राचीन भारत की चित्रकला। अब बात करते हैं प्राचीन भारत के शिल्प और स्थापत्य। हड़प्पा में सभ्यता में दिखाई देने वाले नगर प्रबंध भारतीय स्थापत्य विश्व प्रसिद्ध नमूना है। एक सामान नगर रचना, स्नानागार, अनाज के कोठार, औद्योगिक इकाई और वर्षा जल के प्रबंध के साथ जुड़े अनेक स्थापत्य हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं, जो प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग कला का उत्तम उदाहरण है। अगर हम कहें तो प्राचीन भारत का उदाहरण सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो वो हड़प्पा संस्कृति का होगा। इस स्थापत्य में गुफा स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य और महलों के स्थापत्य का समावेश करते हैं। गुफा स्थापत्य, इस स्थापत्य में गुफा स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य और महलों के स्थापत्य का समावेश करते हैं। गुफा स्थापत्य के बाराबार की पहाड़ियाँ और नासिक में गुफा शिल्प, अजंता, एलोरा और अमरावती की गुफाओं शिल्पकला का समावेश होता है। शिल्पकला में मूर्ति कला का भारत में पूर्ण विकास हुआ था। 2 मूर्ति शैली भारत में प्रचलित थी। पहला गांधार कला शैली और दूसरी थी अन्य कला शैली। पहले के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि गांधार कला शैली थी, वो ग्रीक और भारतीय कला शैली का संगम था। उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान में आए तक्षशिला और गांधार में इस कला शैली के अनेक नमूने मिलते हैं, जिसमें
बुद्ध की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिलती हैं। बुद्ध की विशाल प्रतिमा इस कला शैली में बामियान और चार सड्डा में देखने को मिलती है। अन्य कला शैली दूसरे नंबर का जो संपूर्ण भारतीय है, जिसमें मथुरा कला शैली के रूप में जानते हैं, उसमें से सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनी है। इसके बाद मथुरा कला शैली में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनने लगी थी। अमरावती, अजंता, नासिक, सारनाथ में मूर्ति कला का प्रमाण मिलता है। अब देखते स्तूप और विहार। बौद्ध धर्म में स्थापत्य में स्तूप, चैत्य और विहार आते हैं। गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद उनके जीवन के बाद स्वरूप स्तूप निर्माण प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम बज्जी संघ में इस स्तूप का निर्माण कराया गया था। स्तूप अर्थात छोटे गुंबज आकार जो कि अंडाकार का स्थापत्य होता है, जो कि अंडाकार दिखने में होते हैं, जिसके मध्य में बुद्ध के अवशेषों को कपड़े में रखा जाता था और वहाँ बौद्ध मत वाले ध्यान लगाते थे। बाद में स्तूप भारत में अधिक संख्या में बनने लगे, जिसमें अशोक का सांची स्तूप, लुम्बिनी का स्तूप और सारनाथ का स्तूप महत्वपूर्ण है। अशोक के बाद भी स्तूप बनने की परंपरा बनी रही। सांची स्तूप के चारों तरफ लकड़ी का रचना सुंग वंश के राजा ने करवाया था। कनिष्क के पूर्व पेशावर एक विशाल स्तूप, जिसे आज भी शाहजी की डेरी कहा जाता है, उसे बनवाया गया था। स्तूप के आसपास प्रदक्षिणा पथ बना होता है। चैत्य भी बाद में बौद्ध कला का मुख्य केंद्र बना। चैत्य गुफा की तरह पर्वतों को काट कर बनाया गया था। मतलब जो गुफाएं थी चैत्य की, वो पर्वतों को काट कर तैयार की गई थी। चैत्य गुफा में ही पंक्तिबद्ध स्तंभ, दरवाजे, बड़े प्रार्थना मंडप वगैरह तराश कर उन्हें मंदिर का आकार दिया गया था। प्रार्थना गृह के रूप में इसका उपयोग करते हैं। स्तंभों के ऊपर बारीकी से तराश कर आकार बनाया जाता था। अमरावती, भज्ज और करले के चित्त विश्व विख्यात है। बौद्ध और जैन साधुओं को रहने के लिए पर्वतों को काटकर गुफाएं बनाई जाती हैं। उस स्थल को विहार कहते हैं। बिहार की आपको डेफिनेशन मिल चुकी है, बिहार किसे कहते हैं। और जैन और बौद्ध साधु इन बिहारों में रहकर अध्ययन करते थे। ह्वेन-त्सांग ने उत्तर भारत और गुजरात में जितने बिहार बताए हैं, जैन स्थापत्य कला के साथ मूर्ति और बिहार जुड़े हैं। श्रवण बेलगोड़ा में प्राप्त गोमतेश्वर की जैन मूर्ति विश्वविख्यात है। जैन धर्म के साधु और विश्व भिक्षुओं में रहने के लिए पहाड़ियों और संख्याबद्ध गुफाएं बनाई जाती थी। ऐसी कई गुफाएं गुजरात में भी हैं, जिनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं ढूंढकर। अब बात करते हैं शिक्षा की विरासत। शिक्षा की विरासत असल में है क्या, उसमें से हमको क्या जानकारी मिलती है वो हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और उसकी विकसित नगर व्यवस्था को देखकर ऐसा कहा जाता है कि भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा 4,000 वर्ष से दी जा रही है। मोहनजोदाड़ो में से शिक्षा के संस्थान का अवशेष मिला है। यह सभ्यता कांस्य सभ्यता के रूप में जानी जाती है। इसको कौन से नाम से जाना जाता है? कांस्य सभ्यता। और ये जो कि 4,000 वर्षों पहले से चल रही है। वे कांसा बनाने की कला जानते थे, उनके पास कांसा बनाने की तकनीक थी। ऐसा कहा जाता है कि रसायन शास्त्र का विकास हुआ। किला, मकान, स्नानागार, रास्ता, सिविल इंजीनियर का विकास दिखाता है। कपड़े की बुनाई और जल यात्रा का विकास दिखाता है कि यांत्रिक इंजीनियर हड़प्पा सभ्यता के पास के समय में ही भारत को विकसित कर रहे हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 विद्यापीठ प्रसिद्ध हैं, जिसे हम लोग विश्वविद्यालय कह सकते हैं। उसके भी अवशेष मिले हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत के गांधार क्षेत्र के पास आयतक्षशिला महान शिक्षा का तीर्थ स्थान माना जाता है। यहाँ पर नीति शास्त्र, संस्कृत, व्याकरण, खगोल और ज्योतिष, हिंदू धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती है। पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक जैसे महान दार्शनिकों और शासकों से शिक्षण संस्था में प्रसिद्धि प्राप्त की गई है। बिहार में एक ऐसी शिक्षण संस्था नालंदा विद्यापीठ प्रसिद्ध है। ह्वेन-त्सांग ने वहाँ की यात्रा की थी। वहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नागार्जुन महान रसायन शास्त्री थे। उन्हें पारा की भस्म
से औषधि बनाई थी, जो कि रसायन शास्त्री यानी केमिकल के सबसे बड़े शास्त्री हैं, जो कि नागार्जुन है, जिन्होंने क्या किया था, जो पारा एक कहें तो मटेरियल होता है उसकी उन्हें उससे भस्म तैयार की थी। गुजरात में 6वीं-7वीं शताब्दी में वल्लभी में महान विद्यापीठ होने का प्रमाण मिलता है। इसके समय में हवन संघ के विशेष वर्णन किए गए हैं। यहाँ पर दूर एवं अन्य देशों से विद्यादान के लिए लोग आते हैं। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को प्रवेशिका की परीक्षा देनी पड़ती है। इसके बाद आचार्य लिखित परीक्षा के साक्षात्कार लेकर प्रवेश लेने के लिए आगे भेजते हैं। ऐसे आधुनिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था उस समय भारत में थी। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों धर्म चिंतन और ज्योतिष खगोल का ज्ञान दिया जाता था। बंगाल में विक्रमाशिला और औदत्तपुरी नामक 2 विद्यापीठ मतलब यूनिवर्सिटी थे, जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ा 3 मंजिल का विशाल पुस्तकालय बनाया गया था। मतलब 3 मंजिल का उस टाइम पर पुस्तकालय होना मतलब बहुत बड़ी बात की जाती है। अब बात करते हैं सिक्का किस तरह आया, किस तरह उसकी बनावट की गई, उसके बारे में जानेंगे। भारत के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन और समृद्धि का प्रतीक सिक्का है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्का ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी के पंचमार्ग कॉइन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इंडो ग्रीक राजाओं के विशेष प्रकार के स्वर्ण सिक्के शुरू किए थे, जिसके ऊपर राजा का प्रतीक, उसकी आकृति मतलब फोटो और समय का उल्लेख होता था, मतलब कौन से सन में बनाएगा, कौन से ईस्वी सन में बनाएगा, और उनकी फ़ोटो के साथ किया जाता था। इससे उस समय का इतिहास ज्ञात होता था, मतलब किस समय का सिक्का उस समय आसानी से पता पड़ जाता था। सबसे श्रेष्ठ सिक्के गुप्त काल के हैं। समुद्रगुप्त का वीणा वादन करते और व्याघ्र पराक्रम की चंद्रगुप्त प्रथम की राजा रानी और गरुड़ के चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिनको जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से, और विक्रम सिंह तथा गरुड़ ध्वज के सिक्के विपुल मात्रा में मिलते हैं, मतलब उनकी तादाद ज़्यादा मात्रा में मिलती है। ये सिक्के अधिकतर सोने के हैं, जिसमें उस समय की अपार समृद्धि का ख्याल आता है। भारत की सर्वांगी विकास सदियों में से होता रहा है। ज्ञान को लगभग सभी शाखाएं अपने देश में अधिक विकसित हुई हैं। भारत की महान सांस्कृतिक विरासत संपूर्ण विश्व में अद्वितीय है। मतलब कहने का मतलब है, जो संस्कृति है भारत की, वो विश्व में हर जगह प्रख्यात है, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, वो हर जगह विख्यात है। ठीक है, आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और जितना हो सके बच्चों तक शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।